फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास का पार्ट 2। और जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर हमारे चैनल पर पार्ट 1 देख लीजिए। और अभी हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 2 के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद, देखिए बौद्ध परिषद यानी कि बौद्ध बैठक यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई बैठकें कितनी थी? वो 4 थी। और 4 बैठकों में पहली कौन सी थी? प्रथम पूछा है तो प्रथम, अब इसे हम याद कैसे करेंगे कि पहले कौन सी थी, दूसरी कौन सी, तीसरी, चौथी कौन सी थी? तो इसे हम याद करेंगे एक ऐसे वर्ड द्वारा जो हमें जल्दी याद रहे। थोड़ा अजीब है सुनने में लेकिन आप याद रखिएगा। इसे हम याद रखेंगे रा वे पा कू से, रावे पाकू से। ठीक है, तो ये 4 बैठकें हुई थी। रा, इस रा से है राजगृह। क्या है? राजगृह में उनकी पहली बैठक हुई थी। वे से है वैशाली। वैशाली में उनकी दूसरी बैठक हुई थी। और पा से हुई पाटलिपुत्र। और कू से है कुंडलवन। क्या हुआ? कुंडलवन, जो कि जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ये राजगृह है, ये प्रथम बौद्ध परिषद है। तो इसमें राजगृह ये रहा, हमारा आंसर हो गया राजगृह। अब हम देखेंगे कि ये तो हुआ कौन से स्थान पर हुई थी, लेकिन ये बैठ के कौन से राजा के समय हुई, ये हम पढ़ेंगे एक वाक्य द्वारा। ये कैसे याद रखा जा सकता है? इसे हम याद रखेंगे ऐसे, आज कल शोक नहीं। आजकल शोक नहीं। आज से राजा हुए अजातशत्रु। कल से काला शोक। शोक से हुए अशोक। और नहीं में जो ये न वर्ड है, न वर्ड ये आएगा, ये हो गया आपके राजा कनिष्क। ये न इनमें आता है। ठीक है, राजा कनिष्क। तो राजगृह में हुई थी, वो हुई थी अजातशत्रु के टाइम में हुई थी प्रथम बौद्ध परिषद। ये 4 बैठकें इन जगह पे हुई थी और इन राजाओं के टाइम में हुई थी। यह याद रखिएगा। अब आगे देखिए, इसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के जो उपदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें ये 3 क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं एसएससी एग्ज़ाम में। कि पहला, जो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया और आखिरी उपदेश कहाँ दिया। आइए जानते हैं। तो पहला जो उपदेश दिया था उन्होंने, वो दिया था ऋषिपत्तनम। जिसे हम सारनाथ के नाम से जानते हैं। सारनाथ एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। ऋषिपत्तनम यानी कि सारनाथ। और उनका सर्वाधिक जो उपदेश दिया था उन्होंने, सर्वाधिक उपदेश यानी कि सबसे ज़्यादा उपदेश उन्हें कहाँ दिए थे? वो दिए थे इन्होंने श्रावस्ती में। ठीक है, और अब आता है आखिरी उपदेश। आखिरी उपदेश यानी कि जहाँ उनकी मृत्यु हुई होगी वही होगा उनका आखिरी उपदेश। तो आखिरी उपदेश था कुशीनगर में। कुशीनगर जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, यह है देवरिया यूपी में। ठीक है, ये हो गए उपदेश से क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। इनके बारे में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इनके नाम क्या थे। ये साफ कर देते फिर बताते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में पूछे जाते हैं उनके नाम, जैसे कि महात्मा बुद्ध का नाम शाक्य मुनि भी है।
शाक्य मुनि, और इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया इस नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें तथागत नाम से भी जाना जाता है। किसे? तथागत। ये जो तथागत वर्ड है ये रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है, और शाक्य मुनि और जो लाइट ऑफ एशिया है ये एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इन तीनों वर्ड को आप याद रखिएगा। अब ये तो हो गए उनके नाम। अब महात्मा बुद्ध से सवाल आते हैं कि उनके गुरु कौन थे। तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा था। तब उनकी मुलाकात हुई अलार कलाम से। किन से हुई? अलार कलाम से। तब इन्होंने महात्मा बुद्ध को उपदेश दिया, इसलिए वे उनके पहले गुरु माने जाते हैं। गुरु, ठीक है। अब उन्हें 6 वर्ष की तपस्या के बाद, 6 वर्ष की तपस्या के बाद गया नामक स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये गया नामक स्थान के पास में ये कहाँ है? ये निरंजना नदी के किनारे है। निरंजना नदी के किनारे, ठीक है। और इस निरंजना नदी को फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। फल्गु नदी से नाम से जाना जाता है। और गया नामक स्थान पर पूर्णिमा के दिन यहाँ पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। कौन से वृक्ष भी पूछा जाता है? पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद गया नामक स्थान को बोध गया कहा गया। क्या कहा गया? बोध गया के नाम से जाना गया, बोध गया। और ये जो पूर्णिमा थी उसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना गया। और पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया, ठीक है। तो ये थे महात्मा बुद्ध और उनकी बौद्ध परिषद के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो समझाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ इनमें है त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक ये 3 भागों में है। ये 3 पिटक हैं। कौन सा? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। और ये तीनों बौद्ध ग्रंथ हैं। अब 2 ऐसी किताबें हैं जिनके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश ये कौन से धर्म से रिलेटेड किताब है? तो ये है बौद्ध धर्म से रिलेटेड किताब है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं जातक कथाओं पे। जातक कथा क्या है? जातक कथा है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, इनकी चर्चा मिलती है। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो घटनाएं हुई थी उनकी चर्चा मिलती है जातक कथा में। और ये जातक कथाएं, इनकी संख्या कितनी है? 549 जातक कथाओं की संख्या है। ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो भारत में जैन धर्म के संस्थापक अगर हम ऑप्शन में से देखें तो महावीर स्वामी, क्या होगा? महावीर स्वामी सही होगा।
ठीक है। लेकिन हमें पता है कि ये 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव, या फिर इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ। ठीक है, ये थे जैन धर्म के संस्थापक। और जैन धर्म से रिलेटेड ऐसे 4 लोगों के बारे में पूछा था, 4 तीर्थकों के बारे में क्वेश्चन आते हैं। एक तो महावीर स्वामी जो कि थे 24वें तीर्थकर। कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। और ये है पहले तीर्थकर। अब पूछते 22वें और 23वें के बारे में। तो 22वें तीर्थकर थे अरिष्टनेमी। जो अरिष्टनेमी थे, ये इनके बारे में पूछा जाता है कि श्री कृष्ण के जो समकालीन थे या फिर उनके संबंधी थे, वो कौन से जैन तीर्थकर थे? तो वो थे अरिष्टनेमी। कौन है? श्री कृष्ण के समकालीन थे अरिष्टनेमी। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और अब आते हैं 23वें तीर्थकर के बारे में। ये हैं पार्श्वनाथ। ये थे 23वें तीर्थकर। पार्श्वनाथ के बारे में ये सवाल पूछते हैं कि संवेद पर्वत से संबंधित कौन से तीर्थकर है जैन तीर्थकर? तो संवेद पर्वत पर पार्श्वनाथ ने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था। इनका जीवन यापन पूरा संवेद पर्वत पर हुआ था। ये एग्जाम में पूछते हैं कि संवेद पर्वत से संबंधित कौन से जैन तीर्थकर हैं? तो पार्श्वनाथ हैं। ये हुआ। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं महावीर स्वामी पे। महावीर स्वामी ये थे 24वें तीर्थकर। 24वें तीर्थकर। इनकी जो भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा, वो थी प्राकृत। ठीक है। और इनके जो पहला शिष्य जो था, इनका शिष्य, वो इनका दामाद था। इनका दामाद जमाली। कौन था? इनका दामाद जमाली। और इनकी पुत्री का नाम था अन्नोजा प्रियदर्शनी। हाँ, और इनके नाम के बारे में पूछे जाते हैं कि इनके कई नाम हैं। जैसे कि इनके कई नामों में है जीन, अरहत, निग्रंथ। ये इनके कई नाम हैं। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्हें कैवल्य के नाम से जाना गया। किसके नाम से? कैवल्य। कैवल्य भी इनका ही नाम है। हाँ, गौतम बुद्ध का नाम था तथागत। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उनका नाम तथागत पड़ा। और जैन धर्म के ये महावीर स्वामी, इनका नाम ज्ञान प्राप्त होने के बाद कैवल्य पड़ा, ज्ञान प्राप्ति के बाद। ठीक है, इनसे इतने क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। दक्षिण भारत में जो जैन केंद्र स्थित है वो है श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला है। वो कैसे हैं कि मौर्य वंश के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण इस स्थान पर बिताए थे। इन्होंने जैन धर्म अपनाया। 298 BC में। इस समय इन्होंने जैन धर्म अपनाया और भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली। और ये शिक्षा लेने के बाद इन्होंने एक व्रत का अनुष्ठान किया।
वो व्रत का नाम था सल्लेखना। सल्लेखना व्रत का अनुष्ठान किया। और सल्लेखना व्रत ये एक जैन धर्म का एक ऐसा व्रत है जिसमें भोजन और जल त्याग दिया जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे मर जाता है। यानी कि इन्होंने खाना पानी सब छोड़ दिया, सिंपल भाषा में बोलूँ तो खाना पानी सब छोड़ दिया। इसे ही सल्लेखना व्रत कहा गया, सल्लेखना व्रत। और इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र बिंदुसार मौर्य राजा बने। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार लिखिए। काल क्रमानुसार यानी कि पहले कौन सा आया, फिर बाद में कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, राजवंशों को। अब इनके जो वंश हुए उनको याद करने की एक ट्रिक है। इधर 4 वंश दिए हैं, लेकिन हम पूरा याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पता नहीं एग्जाम में कौन सा पूछ ले। इसे हम याद रखेंगे ऐसे, हसीन, माशुक, सा से याद रखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा अटपटा लगता है सुनने में, लेकिन ऐसे याद करने में बहुत ही इजी रहेगा। हसीन, माशुक, सा, इसमें जो ह है इससे कौन सा वंश है, हर्यक वंश। कौन सा वंश होगा, हर्यक वंश बनेगा। ठीक है, और ये जो सी है, सी से बनेगा शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। और न से होगा नंद वंश, म से होगा मौर्य वंश, और ये शु से होगा शुंग वंश। क से होगा आपका कण्व वंश, और सा से ये रहा आपका सातवाहन वंश। ठीक है, तो ये थे आपके वंश। कौन से, मगध के राजवंश। मगध के अंदर जो भी लाइन से थे वो ऐसे थे। पहले था हर्यक, फिर था शिशुनाग, नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। एग्जाम में आप अगर ये आपको याद है तो आप कहीं नहीं अटकेंगे, इतना याद रखिएगा। अब हमारा सवाल क्या था, काल क्रमानुसार लिखना है। तो हमें जो दिए गए हैं ये 4 दिए गए। अब इन चारों को आप ध्यान से देखेंगे तो हर्यक वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ये हमें आगे स्टार्टिंग में मिल जाता है ना। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या है, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश चौथे नंबर पे। तो डी, इसमें से डी पहले का है, इसमें है और एक इसमें है, ये 2 है, यानी कि ये तो अपने पहले ही कट हो जाते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम लोग ध्यान में नहीं लेंगे। अब देखते हैं, हर्यक वंश हो गया, उसके आगे है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश है दूसरे नंबर पे। अब इसमें दूसरे नंबर पे बी है, ये हो गया। अब आते हैं इस पे, तीसरा कौन सा है, नंदवंश। नंदवंश कहाँ है, ए पे। तो इसमें ए यहाँ है, इसमें नहीं है, यानी कि ये देखा हो गया। और सी पे है हमारा मौर्य वंश, तो नंदवंश के आगे मौर्य वंश ये। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला। अगर आपको ये याद है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कैसा भी क्वेश्चन पूछेंगे वंश से लेकर आप अच्छे से याद करेंगे। थोड़ा अटपटा है याद करने में, बट इजी है, याद कर लीजिएगा। अब ये तो हुए वंश के बारे में। अब इसके स्थापक कौन थे, इन सब के स्थापक कौन थे, ये भी याद करना पड़ेगा। स्थापक कौन थे, तो इसे हम याद रखेंगे इस तरह, बसीम चपू वासी। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कितने अजीब अजीब नाम ला रहे हैं, लेकिन ये सब एक बार याद हो गए तो उसके बाद हमको याद करने में ईजी रहेगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो ब से था, राजा था बिंबिसार। कौन था, बिंबिसार। सी से जो राजा था वो था शिशुनाग। और म से जो राजा था वो था महापद्म
नंद, ठीक है। और च से था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और ये पू से था पुष्यमित्र, शुंग वंश का पुष्यमित्र। और वा से आप क्या होगा, वा से होगा वासुदेव, वासुदेव। सी से आपका होगा सिमुक, सिमुक। ये सब थे, पहले हमने देखा वो थे वंश और उनकी स्थापना इन्होंने की थी, इन सब ने। ये 2 लाइन याद रखिएगा, आपको वंश और उसके स्थापक बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन थे हमने देख लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बैठे थे बिंदुसार, बिंदुसार मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये थे मौर्य वंश के संस्थापक और उनके पुत्र थे बिंदुसार, इसलिए वो बैठे थे इनके बाद इनके गद्दी पर। और बिंदुसार के बाद थे अशोक और उनके बाद थे दशरथ। लेकिन विष्णुगुप्त तो उनके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, वो नहीं बैठे थे। अब आता है प्रश्न बिंबिसार और बिंदुसार। अभी बच्चे क्या करते हैं, जो भी पढ़ते हैं वो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं बिंबिसार और बिंदुसार में, कि बिंबिसार की जगह बिंदुसार कर देते हैं, बिंदुसार की जगह बिंबिसार कर लेते हैं। लेकिन ये जो बिंबिसार हैं ये था हर्यक वंश का, हर्यक वंश है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। जबकि बिंदुसार वो मौर्य वंश का है, मौर्य वंश का, लेकिन संस्थापक नहीं है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके पुत्र हैं बिंदुसार, इनके पुत्र है बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र है अशोक, अशोक। और अशोक के बाद गद्दी पर बैठे थे दशरथ, दशरथ। इस तरह चंद्रगुप्त जो थे इन्होंने जैन धर्म अपनाया था, जैन धर्म अपनाया था। और बिंदुसार ने कौन सा धर्म अपनाया? आजीवक धर्म, आजीवक धर्म अपनाया था। और अशोक ने अपनाया था बौद्ध धर्म। ये सब थे तो एक ही परिवार से, लेकिन इन लोगों ने अलग अलग धर्म अपनाया था। आप बस इतना याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त के पुत्र थे बिंदुसार, बिंबिसार नहीं थे, वो हर्यक वंश के थे, अलग वंश के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक के शिलालेख यानी कि सम्राट अशोक, मौर्य वंश के जो अशोक थे वो, उन्होंने कौन सी लिपि में शिलालेख खुदे? उनके थे ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि में उनके शिलालेख मिलते हैं, अधिकतर हमें ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। अब अशोक के जो लेख थे वो कैसे थे? तो गुहालेख, गुहालेख, स्तंभ लेख और शिलालेख, शिलालेख। अब इनमें गुहालेख है, गुहालेख किस लिए थे? वो थे इनके पिता बिंदुसार जो थे उनके फॉलोअर्स थे, उनके रहने के लिए थे। इनके पिता बिंदुसार के जो फॉलोअर्स थे उनके रहने के लिए थे गुहालेख, इनके लिए बनाए गए थे। और स्तंभ लेख, स्तंभ लेख क्या होता है कि एक स्तंभ होता है, उसके ऊपर उन्होंने अपने विचार लिखवाए थे और फिर नगर के बीच में वो स्तंभ बनवाया जाता है जिससे कि सब लोगों तक उनके विचार पहुँचे, ठीक है। ये स्तंभ लेख और शिलालेख, शिला यानी कि एक बड़ी सी चट्टान बोल सकते हैं या फिर बड़ा सा पत्थर, शिला बोल सकते हैं, उसके ऊपर अपने विचार लिखना यानी कि शिलालेख, ठीक है। और अशोक के जो शिलालेख थे वो अधिकतर तो ब्राह्मी लिपि में थे और उन्होंने कितने लिपियों का प्रयोग किया है?
उन्होंने लिपियों का प्रयोग किया है, 4 लिपियों का। वो कौन सी है? पहला है ब्राह्मी, दूसरा है खरोष्टी, तीसरा है अरमाइक, चौथा है ग्रीक। इन्होंने इन 4 लिपियों का प्रयोग किया है। किसमें? अशोक ने किया है। ठीक है, सम्राट अशोक ने इन 4 लिपियों का प्रयोग किया है। लेकिन अधिकतर शिलालेख किस में मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने मगध राज्य पर शासन किया? तो इसके लिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं एक ट्रिक, हसीन माशुक सा से। तो आपको वैसे तो याद होना ही चाहिए, फिर भी लिख देती हूँ, हसीन माशुक सा। अब हसीन माशुक सा, इसमें आप देखिए कि मौर्य वंश का है म से, ये है मौर्य वंश। इसके बाद कौन सा है? सु, यानी कि शुंग वंश हुआ, राइट। तो इसके तत्काल बाद हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शुंग। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा शुंग। अब ये कैसे बने, इसके पीछे कहानी है। मौर्य वंश के जो अंतिम राजा थे बृहद्रथ मौर्य, वे अपने सेना का निरीक्षण कर रहे थे। तब उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने उनकी हत्या कर दी और खुद राजा बन गए और उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। इसलिए मौर्य वंश समाप्त हुआ और शुंग वंश की स्थापना हुई। ठीक है, और ये इसमें ज़्यादा बनता नहीं है, इतना ही बना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम था कनिष्क। कनिष्क थे कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा। अब कनिष्क से एक सवाल बनता है कि रेशम मार्ग पर कंट्रोल किसका था? रेशम मार्ग किसका? रेशम मार्ग पर किसका कंट्रोल था? तो वो था राजा कनिष्क का। इसे सिल्क रूट भी कहते हैं, सिल्क रूट। ठीक है, अभी ये हो गया। अब एक क्वेश्चन बनता है सोने के सिक्कों से लेकर, कि सोने के सिक्के भारत में सबसे शुद्ध, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो सबसे शुद्ध जो सोने के सिक्के जारी किए थे भारत में, वो किए थे कुषाण वंश ने। किसने? कुषाण वंश ने किए थे। ये हुआ। अब कर सबसे ज़्यादा किसने किए थे? सबसे ज़्यादा किए थे गुप्त वंश ने। किसने? गुप्त वंश ने जारी किए थे। और ये है सबसे पहले किसने किए थे? तो सबसे पहले जारी किए थे इंडो ग्रीक, हाँ, इंडो ग्रीक या फिर हिंद यूनानियों ने। ठीक है, ये हिंद यूनानियों ने किए थे। ये किसने किए थे? ये इन लोगों ने शुद्ध किए थे कुषाण वंश वालों ने, और सबसे पहले किए थे हिंद यूनानियों ने, और सबसे ज़्यादा किए थे गुप्त वंश वालों ने। क्या किए थे? सोने के सिक्के जारी किए थे भारत में। ठीक है, ये हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो मेहरौली में जो जंग रहित लौह स्तंभ है उसे स्थापित किया था गुप्त वंश ने किया था। ठीक है, और गुप्त वंश के जो संस्थापक वो थे श्रीगुप्त। और संस्थापक मीन्स फाउंडर। और अगर पूछ ले एग्जाम में रियल फाउंडर,
अगर रियल फाउंडर का पूछ ले, वास्तविक संस्थापक, तो रियल फाउंडर है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम थे रियल फाउंडर। अब इनकी जो उपाधि थी वो क्या थी? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज ये इनकी उपाधि थी। और इन्होंने 2 प्रकार के सिक्के चलवाए थे, 2 प्रकार के सिक्के। एक था राजा रानी प्रकार का सिक्का, राजा रानी प्रकार का सिक्का, और दूसरा था विवाह प्रकार का सिक्का। कैसा? विवाह प्रकार का सिक्का। ये 2 सिक्के चलवाए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। और इनके जो पुत्र थे वो थे समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त। ठीक है, ये हुआ गुप्त वंश के बारे में। इससे तो इतने क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिच्छवी दोहित्री किसे कहा गया? ये कहा गया था समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। क्या? भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। भारत का नेपोलियन ये कहा गया समुद्रगुप्त को। इन्हें कविराज भी कहा गया। क्या कहा गया? कविराज। कविराज। और ये जो लिच्छवी दोहित्री क्यों कहा गया? ये लिच्छवी जो है ये एक जगह का नाम है। और लिच्छवी की जो राजकुमारी यानी कि जो राजकुमारी थी वो समुद्रगुप्त की माँ थी। तो ये इनकी माता लिच्छवी से बिलोंग करती थी। तो उस समय दोहित्री का मतलब होता था पुत्र या पुत्री। सो इनकी माता लिच्छवी से थी, इसलिए इनके पुत्र को लिच्छवी दोहित्री कहा गया। ठीक है, इससे आप याद रखिएगा। अब लिच्छवी के जो दरबारी कवि थे, लिच्छवी के दरबारी कवि वो थे हरिसेन। हरिसेन इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। क्या लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति। और ये कौन सी काव्य शैली में लिखी थी? ये चंपू काव्य शैली में लिखी थी। किसमें? चंपू काव्य शैली में लिखी थी। ठीक है, और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। संस्कृत भाषा थी और चंपू काव्य शैली थी। किसने लिखी थी? हरिसेन ने। और क्या लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति। और किसके बारे में लिखी थी? तो लिखी थी समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था इसमें। ठीक है, इससे तो लगभग इतने क्वेश्चन बनते हैं। भारत का नेपोलियन वगैरह, हाँ ठीक है, इतने ही हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो वर्ष दिए हुए यहाँ पे 319 ईस्वी, 600 ईस्वी, 78 ईस्वी या 57 ईस्वी। तो इसका आंसर होगा 319 ईस्वी। किसने शुरू किया था? तो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने शुरू किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम ने कहा गया, हाँ, गुप्त वंश संवत की शुरुआत की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तक हमने कुछ क्वेश्चन देखे और अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो वो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान। किसके शासनकाल के दौरान? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान हेनसांग भारत में आया था। हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और आगे से आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही चैनल के जो भी हिस्ट्री के कुछ क्लास देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है हेनसांग को। किसे? हेनसांग। अब हेनसांग किसके टाइम में आया था? ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। हेनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम में। हर्षवर्धन के टाइम में आया था। ठीक है।
और फाहियान ये किसके शासनकाल में आया था? फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसकी उपाधि है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ये उपाधि किसे मिली? चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली, विक्रमादित्य की। ठीक है। अब मेगास्थनीज, मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य है और एक गुप्त वंश का चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसकी उपाधि है विक्रमादित्य। और इत सिंह ये किसके शासनकाल में आया था? ये आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये आपका आज का होमवर्क है, होमवर्क ही समझ लीजिए। और आपको हमारी क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने विचार बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।